हाय ऑल, मैं वंदना फ्रॉम एओसी गुड़गांव। आज मैं अपने एक फ्रेंड के साथ एंटर होने जा रही हूँ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पर मेरे माइंड में बिफोर आई ड्रॉ दैट कॉन्ट्रैक्ट कुछ बेसिक डाउट्स है, जैसे कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट मैं एक प्लेन शीट पर ड्रॉ कर सकती हूँ या उसके लिए मुझे यूज करना होगा कोई लीगल पेपर। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी माइनर के साथ एंटर कर सकती हूँ, किसी इंसेन के साथ एंटर कर सकती हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी अलाउड होंगी, कौन सी अलाउड नहीं होंगी। ऐसे बहुत ही सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं। तो ऐसे सारे ही क्वेश्चंस को एड्रेस करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो एक्ट है, ये एक्ट बहुत ही पुराना है और इसके अंदर सारी ही इंफॉर्मेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। इसका बहुत 4 पार्ट में बाइफिकेशन किया गया है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि सीए, सीएमए, सीएस करते हैं तो उसके ना ही सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे बट इन द एंटर लेवल और एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी यू कैन से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया कवर करता है। तो इसको तो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही टेक्निकल पार्ट कवर करने की, जो कि है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है देखा जाए तो एक तरह से क्रक्स है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसके अंदर जो क्लॉजेज हैं फ्रॉम क्लॉज ए टू क्लॉज जे, ये सारे के सारे क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही प्रिसाइजली यूज किए जाते हैं। तो आज हम इसकी ही स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here is the name of the act, Indian Contract Act 1872. The act applies whole of India. Earlier there was exclusion of Jammu and Kashmir, but after the amendment of 31st October 2019, the act applies whole of India. The act came into the force by 1st day of September 1872. This is the area I was talking about, section 2. See, clause A to clause J. It includes proposal, acceptance and promise, promisor, promisee, consideration, agreement, reciprocal promise, void agreement, contract, voidable contract, void contract. बहुत कंफ्यूजन होता है इस एरिया में, इसे फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। इट्स एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सेक्शन 2 एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। द वेरी फर्स्ट इज क्लॉज ए, प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल इज एन ऑफर। Proposal is an offer given by one party to other party. For example, मुझे अपना एक लैपटॉप बेचना है, तो मैंने क्या किया, अपनी एक फ्रेंड को ऑफर कर दिया कि देख बहन, मुझे ना एक लैपटॉप बेचना है, क्या तुझे खरीदने में कोई इंटरेस्ट है? उसने लैपटॉप देखा, उसे पसंद आ गया, उसने बोला यस आई विल परचेज योर लैपटॉप। सो व्हाट इज हैपेंड, माई प्रपोजल इज सपोर्टेड बाय हर एक्सेप्टेंस। Now this acceptance made my proposal a promise. एक प्रपोजल में अगर एक्सेप्टेंस को मिला दिया जाए तो वो एक्सेप्टेंस मिलने के बाद प्रपोजल बन जाएगा मेरा प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के अंदर 2 पार्टीज हो गई, एक हो गई प्रॉमिसर, एक हो गई प्रॉमिसी। प्रॉमिसर जो प्रपोजल दे रहा है, तो इन माई एग्जाम्पल आई वॉज प्रॉमिसर, और मेरी फ्रेंड जिसने वो एक्सेप्टेंस करी है, जिसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करा है, शी इज अ प्रॉमिसी। सो प्रॉमिसर प्रॉमिसी एक्सप्लेन है क्लॉज सी के अंदर। जैसे ही प्रॉमिस बन गया, अगर उसके अंदर हम बात कर ले लेन देन की, पैसे की, कंसिडरेशन की, तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। समझते हैं कि क्या होता है कंसिडरेशन। देखिए, कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज वैल्यू। मैं क्या दे रही हूँ? लैपटॉप। वो क्या दे रही है? पैसे। तो मुझे भी कुछ मिल रहा है, उसको भी कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, हमारे बीच में जो लेन देन हो रहा है, उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है। फाइन। तो जैसे ही आपके प्रॉमिस के अंदर हमने मिला दिया कंसिडरेशन, वो बन गया एग्रीमेंट। मतलब 2 पार्टीज एग्रीइंग अपॉन अ कंसिडरेशन एंड अ प्रपोजल। ओके, तो अब क्या हो जाता है, अगर इस एग्रीमेंट को आप चाहते हो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कराया जा सके, मतलब आप कोर्ट में जाकर उस पार्टी से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई बातों को इन्फोर्स करा सकें, उससे बाध्य कर सकें कि भाई तूने जो कहा था तुझे करना पड़ेगा, तो आपको उसके अंदर क्वालिफाई करना होगा एसेंशियल एलिमेंट को। सेक्शन 10
ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एसेंशियल एलिमेंट की बात करता है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोवाइड करता है इन्फोर्सिबिलिटी। ओके, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में ले जाने के लिए उसे इन्फोर्सिबिलिटी देनी पड़ती है, और वो इन्फोर्सिबिलिटी है आपके सेक्शन 10 के अंदर। 10, 11, 12, 13 ये सारी इन्फोर्सिबिलिटी की बात करती है। तो जैसे ही एक एग्रीमेंट के अंदर सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, वो बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट, और वो है क्लॉज एच के अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हम एंटर करते हैं, कोर्ट जिसको पूरी तरह से एनफोर्स करा सकता है किसी भी पार्टी के अगेंस्ट, वो है क्लॉज एच के अंदर। लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल एलिमेंट क्वालिफाई नहीं करता, मतलब कुछ कमियां रह जाती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी माइनर के साथ एंटर कर लिया, या किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इलीगल बातें लिखी हुई हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें फ्री कंसेंट नहीं ली हमने पार्टी का, ठीक है। तो अगर कुछ खामियां रह जाती हैं जिससे सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाता, वो रह जाता है एक वॉइड एग्रीमेंट, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। क्लॉज जी में एक्सप्लेन किया गया है। फाइन, तो एग्रीमेंट क्वालिफाई कर ले एसेंशियल एलिमेंट्स को तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता तो वॉइड एग्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लॉज है 2H कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इसे फ्लो में पढ़ेंगे हम। फाइन, तो 2H इज कॉन्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर क्लॉज I एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अंडर क्लॉज J। ओके, तो पहले हम समझेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर सिर्फ तब तक जब तक ये ना प्रूफ हो जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह के कोजन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनडू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड के इन्फ्लुएंस में बनाया गया है। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं तो हम वहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं मानते। ओके, तो जब तक ये प्रूफ नहीं होता तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर एक पार्टी ये प्रूव कर दे कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस हालातों में बनाए गए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकती है पार्टी। वो पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो किसी भी स्टेज पर उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सके। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं होगा अगर एक पार्टी चाहे तो। ओके, सो दिस वॉज योर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट इज द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियली तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता वैलिड ही है, ठीक है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इनवैलिड। अब ये कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। मुझे बेचता था लैपटॉप अपनी फ्रेंड को, लेकिन वो लैपटॉप उसे मैं देती, उससे पहले ही वो लैपटॉप क्या हो गया, मुझसे खो गया। हालांकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, मैंने पैसे भी रिसीव कर लिए थे, बस खाली ये पार्ट रह गया था कि मैं उसे पोजीशन देती, उसे डिलीवरी करती उस कॉन्ट्रैक्ट की, उससे पहले ही मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो लैपटॉप खो जाता है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर लॉ में कुछ चेंजेस हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे और मेरी फ्रेंड के बीच में केमिकल एक्स के लिए हुआ था एक कॉन्ट्रैक्ट। केमिकल एक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था, हम उसमें काफ़ी 5-6 सालों से डील कर रहे थे, लेकिन सडनली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आती है कि केमिकल एक्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लॉ बन गया, ये एक्ट बन गया। अब हम दोनों ही पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बना सकते, हम उस कॉन्ट्रैक्ट में डील नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्टिकल प्रोहिबिटेड लिस्ट में आ चुकी है। फाइन, तो अब हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं हो सकता, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इनिशियली वैलिड बट ड्यू टू सम रीजंस वो बन गया वॉइड। तो इसी के साथ हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज खत्म होता है, बचता है छोटा सा सेक्शन क्लॉज एफ। क्लॉज एफ बात करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, जहां पर कोई एक प्रॉमिस नहीं होता, जहां पे प्रॉमिस ज्यादा किए जाते हैं। ओके, काउंटर प्रॉमिस किया जाता है, मतलब मैंने प्रॉमिस किया तो मेरे केस में एक प्रॉमिसर एक प्रॉमिस ही हो गया, लेकिन प्रॉमिसी भी एक प्रॉमिस करता है, और उस केस में प्रॉमिसी बन जाता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसर बन जाता है प्रॉमिसी। मतलब एट ए टाइम 2 प्रॉमिस या उससे ज़्यादा प्रॉमिस का एक्सचेंज हो जाता है। तो वहाँ पर होता है कि वहाँ पर हो जाता है पैरेलल प्रॉमिसेस, तो वो होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और यहाँ पर मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है कि वो इतना रिलेवेंट नहीं है। तो इसी के साथ
ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।